हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स में गलक्रिन मेथड। गलक्रिन मेथड को बच्चों वेटेड रेसिडुअल मेथड भी कहते हैं। तो टुडे लेक्चर वी कैन डिस्कस गलक्रिन मेथड। So our first question is, what is an Gulgrin method and why we can use this Gulgrin method? So Gulgrin method is also called weighted residual method. Why? Because we find weight function and residual function both. बेटा गलक्रिन मेथड को वेटेड रेसिडुअल मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें वेट फंक्शन और रेसिडुअल फंक्शन ये दो फंक्शन हमको इवेलुएट करने पड़ते हैं। उसके बाद हम आप अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हम लोग निकाल पाते हैं। The starting point of this method is to guess a solution to the differential equation which satisfy the boundary conditions. The trial solution will contain certain parameters which can be adjusted to minimize the errors so that the trial solution is as close to the exact solution as possible. Means हम लोग बेटा एक ट्रायल सोल्यूशन यहाँ पे लेते हैं और ट्रायल सोल्यूशन को गलक्रिन मेथड से फिर हम लोग फाइनल ट्रायल सोल्यूशन निकालते हैं। कैसे कि हमारी जो एरर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएं, ठीक है। और ये हमारा जो ट्रायल सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन के लगभग करीब हमको ये मिल जाए। Hence by Gulgrin method we can solve or find approximate solution of any type of boundary value problem called BVP containing ordinary differential equations or partial differential equations either linear or non-linear। बच्चों जो गलक्रिन मेथड है उसमें हम लोग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सब हम लोग गलक्रिन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन या तो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, दोनों टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग गलक्रिन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग बेटा आते हैं कि वर्किंग स्टेप्स क्या हैं, ऐसी स्टेप जो हम लोग याद कर ले और गलक्रिन मेथड हम लोग लगा सकते हो उसमें। नाउ these are the steps of Galerkin method. The step first is write differential equation and conditions. बच्चों जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी पहले उसको आप लिख लीजिए और y इक्वल टू वाई एक्स या d बाई डी एक्स आपको लिखा हो तो उसकी जगह पे y डैश कर लीजिए, और अगर d टू वाई बाई डी एक्स टू बच्चों लिखा हो तो उसकी जगह पे y डबल डैश कर लें, और अगर d3 y बाई डी एक्स थ्री लिखा हो तो क्या लिख लें हम लोग y ट्रिपल डैश लिख लें। ये तो हमारे फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप लेट अस कंसीडर ट्रायल सोल्यूशन। ट्रायल सोल्यूशन को ही हम लोग अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन बोलते हैं बच्चों, ओके। और ट्रायल सोल्यूशन हम लोग क्या लेंगे, वाई एक्स इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग बेटा ये ट्रायल सोल्यूशन लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है तो हमको 3 कांस्टेंट लेने रहेंगे, और अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की है तो फिर हमको कितने कोफिशिएंट लेने पड़ेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो हैं वो 4 लेने पड़ेंगे, ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट के रूप में। तो चूंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेकंड ऑर्डर की है तो हमारे कितने कांस्टेंट आने चाहिए, 3, सी नॉट सी वन और सी टू, ठीक है। तो वो वही मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अगर थर्ड ऑर्डर की है तो फिर हमारे पास 4 कांस्टेंट आने चाहिए। तो यहाँ पे एक टर्म बढ़ जाएगा c3 एक्स क्यूब का। तो ये मैंने स्टार लगा के आपको देखिए बताया भी, इफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट कंटेन
3 कांस्टेंट्स। ओके, और थर्ड ऑर्डर की है तो कितने कंटेन करेंगे? 4 कांस्टेंट। तो ये तो सेकंड स्टेप में हो गया कि हम लोगों ने ट्रायल सोल्यूशन ले लिया। थर्ड स्टेप में क्या है बच्चों? थर्ड स्टेप में हम लोग वेटेड फंक्शन निकालते हैं। वेटेड फंक्शन कहो या वेट फंक्शन कहो, तो वी कैन फाइंड वेट फंक्शन डब्ल्यू एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं। कैसे? डब्ल्यू एक्स की जो वैल्यू होती है वो वाई जो हमारा जो ट्रायल सोल्यूशन है उसको कांस्टेंट के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दें। मान लो अगर 2 कांस्टेंट हैं तो फिर C1 और C2 के रिस्पेक्ट में, और मान लो अगर एक ही कांस्टेंट हमारा आया है, बच रहा है। अब एक 3 कांस्टेंट 3 है तो एक कैसे बचेगा बेटा? जब हम लोग बाउंड्री कंडीशंस उसमें यूज कर देंगे तो कुछ कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो रिमेनिंग बचेंगे हमारे कांस्टेंट उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे उस ट्रायल सोल्यूशन को, तो हमारा वेट फंक्शन आ जाएगा। वेट फंक्शन के बाद फिर बेटा रेसिडुअल फंक्शन निकालो Rx। रेसिडुअल फंक्शन कैसे निकालते हैं इसको भी बेटा याद रख लो, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, स्टेप नंबर कौन सा है अपना? 4 स्टेप है। तो Rx की वैल्यू होती है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखो, और लिखने के साथ उसमें y डैश y डबल डैश के जो ट्रायल सोल्यूशन हमारा y है वो उसमें पुट अप कर दो। तो पुट करने के बाद जो हमको फंक्शन मिलेगा उसे कहते हैं रेसिडुअल फंक्शन Rx। अब आते हैं स्टेप 5 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो रेसिडुअल फंक्शन है इसका मिनिमाइजेशन करना है, मतलब जिससे हमारी एरर्स कम से कम आए। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर या एक्यूरेट आंसर के पास में आए। तो मिनिमाइजेशन ऑफ रेसिडुअल में बच्चों क्या करेंगे? जो हमारा वेट फंक्शन है ये W और जो हमारा ये रेसिडुअल फंक्शन है Rx, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो फंक्शन बने मल्टीप्लाई करने के साथ, तो इसको इंटीग्रेट कर दो जो हमारी लिमिट्स दी जा रही हैं क्वेश्चन में। 0 to 1 है, 0 to 2 है, ठीक है, 0 to 3 है, 0 से पाई है, जो भी लिमिट्स उसमें दी जा रही हैं वो लिमिट्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करके इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है लिमिट a टू b इंटीग्रेशन, ये वेट फंक्शन है, ये हमारा रेसिडुअल फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, और जो लिमिट्स हैं a और b और इक्वल टू 0 कर दें। और जैसे इक्वल टू 0 करेंगे तो बेटा यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकल आ जाएंगी? कांस्टेंट्स की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो एक चूंकि कांस्टेंट होगा तो C1 निकल आएगा, अगर 2 कांस्टेंट होंगे तो C1 और C2 निकल आएंगे, और ये कांस्टेंट की वैल्यू बेटा हम लोग ट्रायल सोल्यूशन में पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आ जाएगा गलरकिन्स मेथड से। ओके, Galerkin's method. Now the very important question here we discuss. Solve the boundary value problem, or to say that differential equation y double dash minus y equals to minus x. The range is given as 0 less than equal to x less than 1. Means this is our integration. Okay. Y0 equal to 0 and y1 equal to 0 by Galerkin's method. Okay, also compare your approximate solution with the exact solution. Beta, in this method we get approximate solution. Now this solution can be compared by exact solution. Okay, now or question, another question from same is solve the differential equation d2y by dx2 minus y equal to minus x. This differential equation is same as above, with the condition y0 equal to 0 and y1 equal to 0 by Galerkin's or weighted residual method. In exam, question may be weighted residual method or Galerkin's method. Okay, so now we can find the solution of this boundary value problem, or to say the differential equation by Galerkin's method. Okay, now the step 1 is first. Step 1, we can write the differential equation given in our question. This differential equation is y double dash minus y plus x equal to 0. Okay, and y0 equal to 0 and y1 equal to 0, these are our conditions. And the value of 0 less than x less than 1 means our integration limit is 0 to 1.
Okay, now step second we can take the trial solution. Then the trial solution is y equal to c naught plus c1x plus c2x square. We see that our differential equation is second order, so we let the trial solution which contains three constant terms. Okay, so these are the c naught, c1 and c2 are the three constant. Okay, so we can let this trial solution. If it differential equation is third order, then we take four constant. Okay, so now in step second, this is our trial solution. Using the boundary conditions in this trial solution, we get y0 equal to 0. This is our first condition, and y1 equal to 0. This is our second condition. Now using first condition in this trial solution, so 0 equal to c naught plus 0, then c naught value is 0, and again use the second boundary conditions, y1 equal to 0. We can put this is the value of x and this value is y. We can put x equal to 1 and y equal to 0 in this trial solution. This becomes 0 equal to c naught plus c1 plus c2. Now the value we can find c2 in terms of c1 is c2 equal to minus c1. So we get two values, c0 equal to 0 and c2 equal to minus c1. Put these values in this trial solution, we get new trial solution, and this is our answer. This is y equal to c1x minus c1x square. Now this is our answer, y equal to c1 x, we can take the common c1 and x, then this is y equal to c1 x bracket 1 minus x. We take this is an equation 1. This is our answer. This is our answer, but here to remain to find out the value of constant, and this value of constant is determined by the method which is called Gall-Kerns method, or we can say weighted residual method. So this is a trial solution contain one constant. Now we step third, we can find weight function. Now how can we find weight function? Weight function is find by differentiate the trial solution. This trial solution is differentiate by constant term c1 with respect to. Okay, if there are two constant term, then we differentiate with respect to first constant and other with respect to other constant. So we get two residual function, but we see that here is only one constant c1, so there is one weight function. So first we find is in step third, we can find weight function. This weight function wx equal to del y by del c1, differentiate y with respect to c1. This is c1 के respect में differentiate, this is 1 and this is a constant term, so x 1 minus x is this. Okay, so wx equal to x 1 minus x. this is our equation 2. तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई. ये हमारा फंक्शन कौन सा है? वेट फंक्शन हमको मिल गया है. ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं, अगर दो कांस्टेंट होंगे देन वी गेट टू वेट फंक्शन, and this is w1x and w2x. Okay, now step 4. In step 4 we can find residual function rx. The value of rx equal to given differential equation and put trial solution. So our given differential equation is rx, that this is the residual function. Residual function कैसे बनाते हैं बच्चों? rx इक्वल टू जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रख दें और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ट्रायल सोल्यूशन है उसको पुट कर दें. तो आर एक्स इक्वल टू ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आर एक्स इक्वल टू वाई डबल डैश माइनस वाई प्लस एक्स, और वाई डबल डैश वाई की वैल्यू हम लोग जो ट्रायल सोल्यूशन अपना आया है वाई इक्वल टू सी वन एक्स इंटू वन माइनस एक्स, इसको यहाँ पे पुटअप कर दें. तो ये हमारा कौन सा फंक्शन आएगा बेटा? इसको कहते हैं रेसिडुअल फंक्शन. तो रेसिडुअल फंक्शन निकालिए बेटा सारे बच्चे. तो रेसिडुअल फंक्शन क्या आ गया?
y इक्वल टू c1x 1 माइनस एक्स, दिस इज साइड द रफ वर्क, y इक्वल टू दिस, तो y डैश की वैल्यू क्या होगी c1 माइनस 2c1x, x के रिस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट कर देंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है इसलिए ये है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो केवल c1 बचेगा। ओके अच्छा, और y डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, दिस इज कांस्टेंट टर्म तो देन दी 0 एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, तो आएगा आपके पास केवल माइनस 2c1 term. Okay, put these values in Rx, then Rx function is our Rx equal to minus 2c1 minus c1x plus c1 ax square plus ax. Now we take this is in our equation 3. तो बच्चों हम लोग क्या दो चीजें नई निकाल चुके हैं, तीन निकाल चुके हैं। एक तो हम लोगों ने ट्रायल सोल्यूशन निकाल लिया, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कंडीशंस निकाल लगा के, दूसरा हमने वेट फंक्शन निकाल दिया डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, तीसरा हम लोगों ने क्या किया रेसिडुअल फंक्शन निकाला है। कैसे, रेसिडुअल फंक्शन इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन रख के उसमें ट्रायल सोल्यूशन रख दिया। अब बेटा जो एरर्स हैं उनको हम लोग मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे कि हमारा जो ये गलक्रेंस मेथड है उससे हमारा ऐसा आंसर आए जो एग्जैक्ट आंसर के बिल्कुल करीब हो। ओके, तो करीब हो आंसर, तो कैसे बेटा हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे, तो मिनिमाइज करेंगे हम लोग नाउ मिनिमाइजेशन ऑफ रेसिडुअल। तो कैसे रेसिडुअल को मिनिमाइज करेंगे, तो बेटा जो हमारा ये वेट फंक्शन है और जो रेसिडुअल फंक्शन है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये मिनिमाइजेशन ऑफ रेसिडुअल है बेटा। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, और जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की हैं अपने क्वेश्चन में क्या दी गई हैं बेटा 0 to 1 दी गई हैं, तो 0 1 के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर दें और इक्वल टू 0 कर दें, इसको कहते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ रेसिडुअल फंक्शन। ओके, तो दिस इज wx इंटू rx, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया 0 to 1 dx इक्वल टू किसको इक्वेट कर दें 0 की इक्वेट कर दें। तो बताओ बेटा मिनिमाइजेशन ऑफ रेसिडुअल आपको समझ में आया, आ गया। क्या करते हैं, वेट फंक्शन लो और रेसिडुअल फंक्शन लो जो आपने निकाले हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर दो, जो आपकी लिमिट्स हैं यहाँ पे 0 to 1 है तो उसमें इंटीग्रेट करके इक्वल टू 0 आपको लिखना है, तो इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, मान लो अगर दो कांस्टेंट होते तो दो रेसिडुअल दो वेट फंक्शन आते, तो वेट फंक्शन W1 और W2 आ जाते, तो फिर आपके पास दो टर्म्स आते इस रेसिडुअल के मल्टीप्लाई करने से। एक तो टर्म आता 0 to 1 W1x इंटू RX dx इक्वल टू 0, देखिए ये वाला, और दूसरा आपका जो टर्म आता, चूंकि वेट फंक्शन दूसरा भी मिला तो 0 to 1 W2x इंटू RX dx इक्वल टू 0। रेसिडुअल बेटा सेम वही रहेगा, बस ये वेट फंक्शन आपके पास एक दो या इससे ज्यादा होंगे। ओके, तो ये देखिए इक्वल टू 0, तो दो वेट फंक्शन आ जाएंगे, तो पहले वाले से ये इससे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और इससे भी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कब आता है बेटा, दो हमारे पास वेट फंक्शन कब आते हैं, जब हमारे पास दो कांस्टेंट रहेंगे तब दो वेट फंक्शन मिलेंगे। ओके, तो बच्चों इंटीग्रेट हम लोग कर दें 0 to 1 wx इंटू आर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ wx, दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ rx इज ब्रैकेट माइनस 2c1 माइनस c1x प्लस c1x स्क्वायर प्लस ax dx इक्वल टू 0। बच्चों wx की वैल्यू ये पुट कर दी और rx की वैल्यू ये पुट कर दी। अब इन दोनों टर्म्स का बेटा मल्टीप्लाई कर दें, x का मल्टीप्लाई एक बार पूरे में कर दें, फिर प्लस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई पूरे में कर दें। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास टर्म्स आ जाएंगे, ये टर्म्स आ गए। ठीक है, पहले एक बार एक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 2c1x माइनस c1x स्क्वायर प्लस c1x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर इस माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दें तो क्या आएगी, प्लस 2c1x स्क्वायर प्लस c1x क्यूब माइनस c1x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब dx इक्वल टू 0। अब बेटा इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होगा, चूंकि डिफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट तो आएगा नहीं। ठीक है, तो अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो देखिए ये वैल्यू आ गई बेटा। आई थिंक आपको इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत होगी नहीं, बिल्कुल। तो ये आप मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो माइनस 2c1 स्क्वायर बाई 2 माइनस c1 क्यूब बाई 3 प्लस c1 क्यूब बाय 4। अच्छा, इसमें फार्मूला कौन सा इंटीग्रेशन का लगा है, अगर आपको मैं बता दूं, इंटीग्रेशन xn dx का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है बच्चों xn dx का फार्मूला होता है
एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। बस यही बेटा पूरे में यूज किया गया है, तो ये पूरे में यूज कर दो। चलो आगे बढ़ो। तो सारे बच्चों ने बेटा इंटीग्रेट करो, देखो वैल्यू हमारे से मैच कर रही कि नहीं मैच कर रही। आई थिंक मैच कर रही होगी बेटा। ये अब ये 0 है लोअर लिमिट, ये 1 है हमारी अपर लिमिट, तो बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू पुट कर दे। तो अपर लिमिट 1 है तो सभी टर्म्स में x है, तो बेटा सब जगह 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस, फिर सब पूरे टर्म्स में x है और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सारे 0 0 0 0 0 0 0 0, x की वैल्यू 0 पुट करने पे सारे टर्म्स की वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी। ओके, तो ये मैंने पुट कर दिया। तो जैसे पुट करेंगे 1 तो देखिए ये वैल्यू आ गई पूरी 1 1 1 1, सब जगह x की जगह 1 रख दिया। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं। ये 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा तो केवल माइनस C1 आएगा। ये माइनस C1/3 आएगा क्योंकि x की वैल्यू 1 है। C1/4 1/3 2C1/3 प्लस C1/4 माइनस C1/5 माइनस 1/4, और लोअर लिमिट जैसे बेटा रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट 0, सारे 0 हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0। बेटा ये वैल्यू आ गई आपकी। अब बच्चों इसमें से बेटा C1 कांस्टेंट जो है ये, इसको बेटा कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद जो टर्म इसके कोफिशिएंट है वो सब एक साथ हो जाएंगे, और केवल दो टर्म देखिए, एक 1/3 और एक -1/3, इसमें C1 नहीं है, तो इन दोनों को बेटा एक साथ ले लें तो 1/3 -1/4 एक ब्रैकेट में ले लें इक्वल्स टू 0, और C1 बेटा सबसे कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट ये आ जाएगा -1 -1/3 +1/4 2/3 1/4 -1/5। अब बच्चों क्या करना है आपको, ये एलसीएम लेना है बेटा, तो फटाफट एलसीएम ले लीजिए। इसका इस टर्म का एलसीएम ले लें और इस टर्म का एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए इसका एलसीएम में 60 नीचे आएगा और ये आ जाएगा -60 -20 +15 +40 +15 -12। बेटा सब लोग मैच करो, मैच करो बेटा। देखो जो मैं लिख रहा हूँ क्या वही सही है। ठीक है, +4 - 3/12 इक्वल टू 0। बेटा सॉल्व कर दो, ये आएगा C1 इंटू -22/6 प्लस 1/12, तो ये बेटा इधर आएगा तो -1/12 होगा, और ये माइनस बेटा कैंसिल हो जाएगा, और 60 है 12 है तो 12 से इसको 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ओके, तो देखो बच्चों आया, ये देखिए ये 12 है ये 60 है, डिवाइड कर दिया 5 आया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये जाएगा 5 ऊपर और ये आएगा 5 नीचे, तो 22 नीचे, तो आएगा C1 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज C1 इक्वल टू 5/22। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ दिस C1, वी गेट अवर अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन बाय गैलेर्किन्स मेथड। ओके, तो पुट कर दिए बेटा अपने ट्रायल सोल्यूशन में, कौन सा ट्रायल सोल्यूशन 1, तो y इक्वल टू C1 x 1 माइनस x, ये बेटा हमारा ट्रायल सोल्यूशन था, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दें। दिस इज y इक्वल टू 5/22, दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट C1 x 1 माइनस x। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस इज अवर अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन बाय गैलेर्किन्स मेथड। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, तो कैसा लगा बेटा क्वेश्चन आपको? अच्छा, एक पॉइंट अभी आपका बाकी है इस क्वेश्चन में। मैंने यहाँ तक बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेनली जो एग्जाम्स होते हैं वो यहीं तक बेटा पूछे जाते हैं, लेकिन किसी किसी एग्जाम में थोड़ा सा और आगे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। कौन सा, कि बेटा कंपेयर विथ एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो इसको बेटा कैसे करेंगे, यहाँ तक तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, अप्रॉक्सीमेट आंसर। अब इस अप्रॉक्सीमेट आंसर को हम लोग एग्जैक्ट सोल्यूशन से कैसे कंपेयर करेंगे, तो पहले हम लोग एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल दें फिर कंपेयर कर देते हैं। For exact solution and comparison. Now the first we find exact solution. Our differential equation is y double dash minus y plus x equal to 0, and y0 equal to 0 and y1 equal to 0. This is our conditions. So this differential equation we convert into capital D form. This is d square minus 1 y equal to minus x. Now by CF and PI method we can first find CF and then find PI. Okay, so our CF is C1 e के power x plus C2 e के power minus x, because there are two roots, m equal to plus minus 1, these are distinct root, and the PI equals to 1 upon d square minus 1 into minus x. Okay, and by binomial expansion
and the value of this pi is equal to ax. Okay, then our complete solution is y equal to cf plus pi. ओके बेटा, ये सी एफ और पी आई मेथड अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि सर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में सी एफ और पी आई मेथड का वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। बिल्कुल आपको एक एक चीज़ सी एफ पी आई मेथड की क्लियर हो जाएगी। Okay, then our final answer is CF plus PI. This is equal to y equal to C1 e के power x plus C2 e के power minus x plus x. This is our exact solution. Now there are two C1 and C2 term constant, so we can use the boundary conditions y0 equal to 0 and y1 equal to 0. We can find the value of constant. ठीक है, तो value of constant is तो applying these conditions we get C1 and C2. The value is C2 equal to 1 upon e minus e के power minus 1 and the value of minus C1 equal to 1 upon e minus e के power minus 1. So by this equation we can find C2 and C1 both value. Put C1 and C2 value in this exact solution. We get final exact solution is y equal to x माइनस ब्रैकेट e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन e माइनस e के पावर माइनस 1. दिस इज आवर एग्जैक्ट सोल्यूशन. तो बच्चों ये आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया. ठीक है, अच्छा अब हम लोग कंपेरिजन करते हैं. हाउ कंपेरिजन बिटवीन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन एंड एग्जैक्ट सोल्यूशन. द प्रोसेस इज दिस फॉर कंपेरिजन. Comparison value of x, we can make a table value of x. Again approximate solution, this is y equal to 5 by 22x 1 minus x, and third column is exact solution and y equal to this is x minus e के power x minus e के power minus x by e minus e के power minus 1. Now we can take the value of x, and the value of x is lies between 0 to 1 because our interval is given 0 to 1. So we take the values 0, 0.25, 0.50 and 0.75. You can take another values between 0 to 1 such that 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 0.10. Okay, so we can take only 3 and 4's values and comparison them. So x value is 0 and put the value of x here. This is solution 0, and the put the value of x is 0, and also solution is 0. Now put the value of 0.25 and the solution is y equal to 5 by 25 into 5 0.25 into 1 minus 0.25 and solve by calculator. We can direct value is 0.043. Again the exact solution for this value is evaluated by calculator. The value is 0.035. Okay, again we can put value of x is 0.50 and calculate by calculator. The approximate solution is 0.057. Okay, and exact solution is also 0.057. This is match, the same to same. Okay, then another value we can take 0.75 and the approximate solution by using calculator. This is 0.043 and exact solution in this is 0.05. So this is comparison between approximate solution and exact solution. So this question is now finally our complete. Now students, we can now take some practice problems. These practice problems are also very important, so we can discuss some practice problems. Now practice problems. Question number 1, solve boundary value problem defined by y double dash plus y plus x equal to 0 and 0 less than x less than 1 with conditions y0 equal to 0 and y1 equal to 0 by Galerkin's weighted residual method. ओके तो सारे बच्चों बेटा इसको कंप्लीट करो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. ओके, और इसका जो आंसर आएगा उसको मैच कराइए. इसका आंसर है वाई एक्स इक्वल टू 5/18 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. दिस इज अवर आंसर. तो बेटा ये कंप्लीट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. And second question is using Galerkin's method solve boundary value problem BVP such as y double dash equal to 3x
plus 4y and the condition is y0 equal to 0 and y1 equal to 1। बच्चों तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है बेटा, सारे टर्म्स एक तरफ करो तभी तो रेसिडुअल आप निकाल पाओगे। तो y डबल डैश माइनस 4y माइनस 3x इक्वल टू 0, दिस इज अवर कंडीशन। ट्रायल सोल्यूशन ले लीजिए, चूंकि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको ऐसी ट्रायल सोल्यूशन लेना है जिसमें 3 कांस्टेंट हो, तो c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा बेटा अप्रोक्सीमेट आंसर y इक्वल टू x बाय 4 5x माइनस 1। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज some difficult question but it is a very important and interesting question. Apply Galerkin's method to the boundary value problem y double dash plus y plus x equal to 0. Our interval is 0 less than x less than equal to x less than equal to 1. y0 equals to y1 equals to 0. To find the coefficient of the approximate solution y bar x equal to c1x 1 minus x plus c2x square 1 minus x. This is our question. This question is also important and difficult and very interesting. So बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ट्रायल सोल्यूशन ये दे दिया गया है। कभी कभी क्या होता है, अब आपको ट्रायल सोल्यूशन अपने मन से नहीं मानना है, नहीं लेट करना है। ये ट्रायल सोल्यूशन क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है। जैसे हम लोग ट्रायल सोल्यूशन लेते थे c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर, और उसमें बाउंड्री कंडीशंस लगाते थे। यहाँ पर ये जो ट्रायल सोल्यूशन आपको दे रहे हैं, ये ट्रायल सोल्यूशन में सीधे बाउंड्री कंडीशन का यूज किया हुआ ट्रायल सोल्यूशन है, तो अब आपको बाउंड्री कंडीशंस यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लेट दिस इज आवर ट्रायल सोल्यूशन। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में आपको ये दे देते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सर ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन दिया गया है, इसका क्या करना है, और जो आपने हमको बताया वीडियो लेक्चर में वो लेट करना है ट्रायल सोल्यूशन। तो जब आपको ट्रायल सोल्यूशन ना दिया जाए तब आपको वो लेट करके चलना है, और जब आपको क्वेश्चन के हिसाब से बदल के ट्रायल सोल्यूशन दे देते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ट्रायल सोल्यूशन दिया गया है तो यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, लेट दिस इज आवर ट्रायल सोल्यूशन इन गिवन क्वेश्चन, सो आवर ट्रायल सोल्यूशन इज दिस। ओके, यहाँ पे बेटा y बार लिखा है, तो बुक्स में लिखने का ढंग है, जो ट्रायल सोल्यूशन होता है उसको y बार लिखते हैं और जो एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है उसको y से लिखते हैं। लेकिन हम लोग ये y बार जो है उसको y बार नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ट्रायल सोल्यूशन या अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन इज yx लिखेंगे। y बार का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे क्योंकि उससे फिर लिखने में थोड़ा डिफिकल्टी रहती है कि ये y बार क्या है, तो हम लोग सीधे ट्रायल सोल्यूशन को yx ही लिखेंगे। तो आवर ट्रायल सोल्यूशन इज yx इक्वल टू c1 x 1 माइनस प्लस c2x स्क्वायर 1 माइनस इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट है, तो हमारे पास कितने वेट फंक्शन आएंगे बेटा बताएं? हमारे पास दो वेट फंक्शन आएंगे w1 एंड w2। जब हमारे पास एक कांस्टेंट c होता था या c1 होता था तो एक वेट फंक्शन आता था। तो यार देयर आर टू कांस्टेंट, तो देयर आर टू वेट फंक्शन w1 एंड w2x। द वैल्यू ऑफ w1 इक्वल टू, पहले वाले को c1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और दूसरे वाला जो वेट फंक्शन मिलेगा वो ट्रायल सोल्यूशन को c2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो w1 इक्वल टू डेल y बाय डेल c1, और इसको बेटा c1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो c1 का आ जाएगा 1, और ये कांस्टेंट टर्म होने के कारण ये रहेगा, प्लस ये कांस्टेंट पूरा सब कांस्टेंट रहेगा क्योंकि c1 के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो केवल इतना ही बचेगा। अब हम लोग w2 निकालेंगे तो इस y को c2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो जैसे c2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट होने के कारण 0, और प्लस c2 का आएगा 1, और ये बेटा कांस्टेंट होने के कारण x स्क्वायर 1 माइनस x बचेगा, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं बेटा, c1 और c2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो दो वेट फंक्शन मिल जाएंगे। अब हम लोग रेसिडुअल फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ कंप्यूट रेसिडुअल फंक्शन Rx। कैसे निकालते हैं बेटा?
जो आर एक्स इक्वल टू जो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख दें और उसमें ट्रायल सोल्यूशन पुटअप कर दें। तो आर एक्स इक्वल टू, अब आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लिखें और y और y डैश की वैल्यू उसमें पुट कर दें। तो ये हमने डायरेक्ट लिखा है बेटा, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको इस क्वेश्चन में हिंट मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में। तो आर एक्स इक्वल टू -2c1 प्लस c2 2 माइनस 6x प्लस x इंटू 1 माइनस x इंटू c1 प्लस c2x प्लस x, दिस इज अवर रेसिडुअल फंक्शन। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, रेसिडुअल फंक्शन मिल गया, वेट फंक्शन मिल गया, तो क्या करेंगे, वेट फंक्शन इंटू रेसिडुअल फंक्शन और इंटीग्रेट इक्वल टू 0। तो बेटा वही करेंगे, तो इंटीग्रेशन डब्ल्यू एक्स इंटू आर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर तो आपको बेटा दो वेट फंक्शन मिले हैं, तो दो वेट फंक्शन मिले हैं तो दो बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक बार W1 लेके और एक बार W2 लेके, लेकिन रेसिडुअल फंक्शन सेम वही रहेगा। तो पहले बार बेटा इंटीग्रल लिमिट्स हमारी रहेंगी 0 to 1 W1x इंटू आर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 W2x इंटू आर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर ये दो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि बेटा दो कांस्टेंट है इसलिए दो रेसिडुअल फंक्शन मिल रहे हैं, और अगर एक कांस्टेंट केवल C1 होता तो केवल एक रेसिडुअल फंक्शन मिलता और उससे हमको वैल्यू निकल के आ जाती C1 की। लेकिन यहाँ दो रेसिडुअल फंक्शन होने के कारण ये मिनिमाइजेशन ऑफ रेसिडुअल दो बनेंगे, जिससे हमको C1 और C2 दो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा ये W1 की वैल्यू देखो मैंने लिख दी x 1 माइनस x इंटू, अब जो Rx की बड़ी सी वैल्यू दी गई ये बेटा देखो, ये वैल्यू जो दी गई आर एक्स की बड़ी सी, ये उठा के बेटा यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो और इंटीग्रेट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट आप कर दो, ठीक। और इसी तरह W2 की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और बड़ा सा जो आर एक्स फंक्शन है वो लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दें, सॉल्व दिस बाय इंटीग्रेटिंग, और जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी इक्वल टू 0 दोनों तरफ है, तो 3/10 C1 प्लस 3/20 C2 इक्वल टू 1/12, एक इक्वेशन ये मिलेगी। एंड अदर इक्वेशन इज C/20 C1 प्लस 13/305 C2 इक्वल टू 120। बेटा these are the simultaneous equation in two variables C1 and C2. We can solve by direct calculator. Okay, so we get the value of C1 equal to 71/369 and C2 equal to 7/41. So we can find the C1 and C2 constant. So we get our approximate solution by Galerkin's method, and this is y equal to C1, तो दिस इज 71/369 x इंटू 1 माइनस एक्स। बेटा ये अपना जो क्वेश्चन में दिया गया था ट्रायल सोल्यूशन, उस पर मैंने वैल्यू पुट की है, और ये C2 था बेटा जो क्वेश्चन में दिया गया था ट्रायल सोल्यूशन, तो 7/41 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके कमेंट में बताइएगा कि आपके आंसर ये मैच कर रहे हैं, या बेटा कहीं कुछ आपको लगता है कि कोई कांस्टेंट आपको मैच नहीं कर रहा है, तो बताइएगा जरूर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या है क्वेश्चन, सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस y इक्वल टू e के पावर x एंड y0 इक्वल टू y π/2 इक्वल टू 0, दिस इज अवर बाउंड्री कंडीशंस बाय गलक्रिन्स मेथड। गलक्रिन्स मेथड से इसको सॉल्व करें, तो बेटा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, सेम वैसे करना है दो। अब आपको यहाँ पे तो ट्रायल सोल्यूशन दिया नहीं, तो अब आपको अपना ट्रायल सोल्यूशन लेना पड़ेगा। ओके, तो ये ट्रायल सोल्यूशन लेके कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 5th नंबर, इसको जरा देख लेते हैं। सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बाय गैलरकिन्स मेथड, एक्स स्क्वायर d2/dx2 प्लस एक्स d/dx माइनस वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, एंड द कंडीशन इज y0 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 1। तो बेटा ये जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माई प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई और माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये अपनी बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब वेट फंक्शन निकाल लीजिए, रेसिडुअल निकालिए, उसी तरह कर लीजिएगा, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन आपको एक पॉइंट आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बेटा बाउंड्री कंडीशन है वो नॉट होमोजीनियस है। नॉट होमोजीनियस मीन्स क्या है बेटा, देखो यहाँ पर जो x और ये x की वैल्यू, दोनों x की वैल्यू पे
y की वैल्यू बेटा दोनों सेम आ रही थी 0। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं वहां पर x और ये दो x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको y की वैल्यू हमेशा सेम मिलती थी, तो इनको कहते हैं होमोजीनियस कंडीशन। लेकिन यहाँ पे देखिए x की वैल्यू ये 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर x दोनों x के लिए, एक x के लिए दूसरा y मिल रहा है और फिर दूसरे x के लिए एक दूसरा y मिल रहा है। तो ये बेटा y की दोनों वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट है और डिफरेंट होने के कारण ये नॉट होमोजीनियस कंडीशन है। तो बेटा इस नॉट होमोजीनियस को सबसे पहले होमोजीनियस में बदलेंगे और हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश को चेंज करके हम लोग किस में ले आएंगे, u डबल डैश में ले आएंगे। और जब हमारी होमोजीनियस कंडीशन बन जाएंगी तब इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, तब सिंपल सा गलक्रिंस मेथड लगा देंगे। ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो एक मेरा वीडियो आप जरूर देखिएगा जिसमें नॉन होमोजीनियस कंडीशंस के बारे में मैंने गलक्रिंस मेथड बताया हुआ है। तो बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा? गलक्रिंस मेथड हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, जरूर इसको याद करिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और कमेंट और लाइक जरूर करते रहिएगा। वीके एम पॉइंट पे बने रहिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।